guys, welcome to my YouTube channel Virtual Lecture Hub. Now we are starting our lecture number 7. लेक्चर नंबर 7 पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है CSS स्टाइल करने जा रहे हैं। पहले जो हमने पढ़ा था वो जितनी भी सीरीज में हमने लेक्चर्स पढ़े थे वो सारे HTML के बारे में थे, और अब हम जो पढ़ने लगे हैं वो है CSS. CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट. अब CSS क्या होता है? CSS एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है. अच्छा, ये अपनी बात रखना है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है, ठीक है, विच इज यूज टू डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिटन अ मार्कअप लैंग्वेज. कि जो भी हमने मार्कअप लैंग्वेज में एक डॉक्यूमेंट को लिखा होगा उसकी स्टाइलिंग के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते होते हैं? CSS. ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML में हमने जो भी लिखा है उसकी स्टाइलिंग के लिए हम CSS को यूज कर रहे हैं. CSS is defined in a which way HTML are to be displayed. कि CSS एक डिफाइन कर रहा होता है कि आपके किस तरह HTML की जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले होना चाहिए, यानी कि उनका कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, हर चीज़ जो डिफाइन कर रही होती है वो आपकी CSS डिफाइन कर रही होती है. नेक्स्ट, CSS स्टाइल वर एडेड टू HTML 4.0 टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. यानी कि 4.0 जो HTML की थी उसमें ये प्रॉब्लम था कि उसमें तो हम एलिमेंट तो ऐड कर देते थे लेकिन वहाँ पे हम स्टाइलिंग इनलाइन करते थे, यानी कि एट्रीब्यूट के अंदर ही जाके हम लोग स्टाइल कर देते थे. तो वो क्या इशू कर रहा था? वो इशू बहुत ज़्यादा हमारे पास कर देता कि हम स्टाइल भी उसी टैग के अंदर कर रहे थे तो वो समझ नहीं आती थी कि क्या हो रहा है, और बहुत ज़्यादा एक हमारे पास कहते हैं ना जैसे घिचमिच हो जाती है वो हो जाती थी. ठीक है, तो उस इशू को सॉल्व करने के लिए हमने एक अलहदा से CSS स्टाइल शीट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी, यानी कि उस एलिमेंट की जितनी भी स्टाइलिंग होगी वो हम अलहदा से शीट पे एक अलहदा पेज पे उसकी स्टाइलिंग करेंगे ताकि हमारा स्ट्रक्चर अलहदा रहे और उसकी स्टाइलिंग जो है वो अलहदा सेपरेटली ले. नेक्स्ट, CSS इज यूज्ड इन अ डेवलपमेंट ऑफ साइट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ द साइट फॉन्ट एंड स्टाइल. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है CSS स्टाइल आर नॉर्मली स्टोर एन एक्सटर्नल फाइल. की नॉर्मली जो हम CSS यूज करते होते हैं वो एक्सटर्नल फाइल हम इसकी बनाते होते हैं जिसको हम किस एक्सटेंशन से बनाते थे? .css. ठीक है, ये अपने याद रखना है. जैसे HTML की फाइल हम .html की एक्सटेंशन के साथ बना रहे थे, इसी तरह CSS की फाइल .css के एक्सटेंशन के साथ हम बना रहे होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं. पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसका पढ़ लेंगे. ठीक है, पहले आ जाते हैं CSS सिंटैक्स कंसिस्ट ऑफ अ सिलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक. ठीक है, कि CSS के पास दो चीजें होती हैं. ठीक है, कोई भी पहला एक होता है सिलेक्टर और एक होता है डिक्लेरेशन ब्लॉक. ठीक है, अब सिलेक्टर क्या होता है और डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या होता है? सिलेक्टर वो एलिमेंट, ठीक है, सिलेक्टर कहते होते हैं वो एलिमेंट जिसकी हम क्या करने लगे हैं? स्टाइलिंग करने लगे हैं. फिर उसके बाद उसका सिंटैक्स में क्या आता है? करली ब्रेसेस और अंदर उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. ठीक है, जो हमने सिलेक्ट करनी होती हैं. ठीक है, ये इस बात का ये मतलब है. अभी आप करोगे प्रैक्टिकल तो देन आपको तभी समझ आएगा कि इस लाइन का क्या मतलब है. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि HTML इज अ सिलेक्टर. ये जो H1 लिखा हुआ है कि ये क्या सिलेक्टर है, और HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल वैल्यूज इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस आर डिक्लेरेशन. कि जो अंदर लिखा हुआ है ये डिक्लेरेशन है. ठीक है, जिसकी आपने वो वैल्यू सेट की है जो स्टाइल आप करना चाहते हैं. ठीक है, और जो ये बाहर लिखा हुआ है ये क्या आपका सिलेक्टर है. नेक्स्ट जो है हमारे पास वो से CSS कमेंट्स. ठीक है, CSS कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द CSS कोड व्हिच यू राइट टू डिफाइन द कलर और स्टाइल एंड HTML एलिमेंट. जिस तरह आपको हर लैंग्वेज जो है वो ऑफर करती है क्या कहते हैं कमेंट्स अलाउ करती है, इसी तरह CSS जो है वो भी आपको अलाउ करती है. उसका सिंटैक्स क्या है कि आपका फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और फिर क्या कहते हैं स्टैरिक और फिर बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, और जो भी आपने अपना कमेंट लिखना होगा वो आप इसके अंदर लिख देंगे. फिर इसके बाद आता है CSS सिलेक्टर, जो हम वो पढ़ सके हैं. क्या CSS सिलेक्टर क्या होता है? अब डिफरेंट तरह के हम सिलेक्टर्स पढ़ेंगे जो हमारे पास CSS में अलाउ होते हैं. ठीक है, एक होता है डॉट क्लास सिलेक्टर होता है, हैश ID सिलेक्टर होता है, एलिमेंट. ठीक है, एलिमेंट ग्रेटर देन ये एलिमेंट होता है. ये सारे क्या होता है अभी हम बारी बारी इन सब के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, पहला जो आपने याद रखना. अब हम आगे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हमारे पास तीन तरह की जो CSS की स्टाइलिंग जो होती है इंसर्शन की हमारे पास टाइप्स होती हैं. पहली होती है एक्सटर्नल हमारे पास स्टाइल शीट होती है, एक होती है हमारे पास इंटरनल स्टाइल शीट और एक होती है हमारे पास इनलाइन स्टाइल शीट. यानी कि तीन मेथड होते हैं हमारे पास कि किसी भी स्टाइल शीट को HTML की फाइल के साथ लिंक करने के. ठीक है, पहले एक्सटर्नल साइट की शीट के बारे में पढ़ना है. एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम क्या करते होते हैं? एक एक्स्ट्रा हम लोग अलग से एक फाइल बनाते होते हैं. ठीक है, उस फाइल को हम .css के नाम से सेव करते होते हैं. सेव करने के बाद हम क्या करते हैं? उस फाइल को अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हेड टैग के अंदर हम ये लिंक टैग के अंदर उसका क्या कर देते होते हैं? उसका लिंक दे देते होते हैं, उस फाइल को उसको अटैच कर देते होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इंटरनल स्टाइल शीट. इंटरनल स्टाइल शीट क्या होती है? हमारे पास इंटरनल स्टाइल शीट वो स्टाइल शीट होती है जो जिसके लिए हम सेपरेटली एक पेज नहीं बनाते, बल्कि जो हमारे पास HTML का जो डॉक्यूमेंट होती है उसी पेज के अंदर हम जाते हैं और उस पेज के अंदर जो हेड टैग होता है ऊपर, ठीक है, बॉडी टैग से ऊपर जो हेड टैग होता है उसके अंदर हम लोग एक स्टाइल टैग लिखते हैं. ठीक है, स्टाइल का स्टार्टिंग और स्टाइल का क्या होता है? एंडिंग टैग होता है. और स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के अंदर हम क्या लिख देते होते हैं? जो भी हमारी स्टाइलिंग होती है वो हम CSS की वो सारी हम वहां पे ही इनलाइन स्टाइलिंग में हम लोग कर लेते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट होती है इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग का आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हम पीछे एचटीएमएल में करते आ रहे थे कि इस टैग के अंदर ही जो हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होती है, इनलाइन स्टाइलिंग कहलाती होती है। ठीक है, जिस तरह स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, वहां पे हम स्टाइल टैग को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज कर रहे होते हैं, उस किसी भी एलिमेंट के अंदर उसको स्टाइल करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए हम अपने वीएस कोड में आ जाते हैं। ठीक है, वीएस कोड में हम आते हैं तो सबसे पहले तो हमने एक बनानी है, सीएसएस के नाम से फाइल बनानी है। ठीक है, सीएसएस के फाइल नाम, यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक करेंगे और फाइल पे क्लिक करने के लिए आप जो भी फाइल बनाते हो, लाइक मैं व्यू बनाती हूँ और इससे सेव करेंगे डॉट सीएसएस। ये हम अभी बना रहे हैं, एक एक्सटर्नल फाइल बना रहे हैं सीएसएस की। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद हम लोग जाते हैं, आगे जाते हैं। ठीक है, उस फाइल को आप ओपन करेंगे। ठीक है, उस ओपन करेंगे तो ये एक आपके पास एचटीएमएल की फाइल है, आपने उसके साथ क्या बना दी, एक सीएसएस की फाइल बना दी। ठीक है, ये आपके पास दो फाइल्स बन गए। अब आप एचटीएमएल की फाइल के अंदर पहले आके अपना डाटा इंसर्ट कर, तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ टैग लिखा है, पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने अपना डाटा को इंसर्ट किया हुआ है। अब मैं चाहती हूँ इस पैराग्राफ में जो टेक्स्ट है उसका कलर है वो भी चेंज करूँ, उसकी फॉन्ट साइज भी चेंज करूँ, उसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज करूँ, उसके बैकग्राउंड कलर भी दूँ। तो ये सब स्टाइलिंग करने के लिए मैं कहाँ जाऊंगी, स्टाइल शीट पे जाऊंगी। ठीक है, जो मैंने व्यू के नाम से बनाई थी। तो इसको स्टाइल करने के लिए कैसे मैं करूंगी, सबसे पहले हमने पढ़ा था सिलेक्टर सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद क्या देंगे, कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर एंटर। अब जितनी भी स्टाइलिंग करूंगी मैं इसके अंदर करूंगी। जो मेरा सिलेक्टर क्या है, पैराग्राफ टैग, क्योंकि वो पैराग्राफ टैग था ना, तो मेरा पी टैग मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं सबसे पहले इसका कलर सेलेक्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसका जो कलर हो वो क्या हो जाए, येलो हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसका कलर क्या सेलेक्ट कर दिया, येलो। और मैं चाहती हूँ इस पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर आ रहा हो वो मेरे पास क्या हो, मैं चाहती हूँ कि वो हो जाए, ये हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट ये, और मैं चाहती हूँ जो मेरा फॉन्ट साइज है इसका, तो मैं इसी तरह फॉन्ट साइज इसका लिखूंगी और इसका मैं फॉन्ट साइज सेट कर दूंगी। लाइक मैं अपना फॉन्ट साइज चाहती हूँ मेरा 40 पिक्सल, मैंने अपना फॉन्ट साइज सेट कर दिया। इसके अलावा मैं और क्या सेट कर सकती हूँ, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी एलिमेंट पे हम सेट कर सकते हैं। लाइक मैं चाहती हूँ मैं अपना फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट इसकी कर लूँ। ठीक है, फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली में इसकी ये सिलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, सेव करती हूँ और मैं जाती हूँ रन करती हूँ। मैं अपने ब्राउजर पे आई तो देखें ये कुछ भी रन नहीं हुआ। अब ये क्यों रन नहीं हुआ, ये इसलिए रन नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपनी स्टाइल शीट तो बना ली, मैंने अपनी एचटीएमएल की डॉक्यूमेंट भी बना ली, लेकिन इन दोनों को मैंने आपस में क्या किया, लिंक नहीं किया। अब लिंक करने के लिए मैं यहाँ पर ऊपर जाऊंगी और हेड टैग में, ठीक है, हेड टैग के अंदर मैं क्या यूज करूंगी, लिंक टैग। ओके, हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया है, लिंक टैग। ये बात याद रखना कि लिंक टैग का क्या होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। फिर इसका HREF में क्या यूज करूंगी, मेरे HREF अपने वो यूज करना है जो आपकी उसकी फाइल का नाम होगा। मेरी फाइल का क्या नाम है, view राइट डॉट सीएसएस। ठीक है, ये अपनी HREF स्टार्ट आपने इसका सिलेक्ट कर लिया। इसके साथ साथ ही आपने यहाँ पे इसके जरा अगर देखें तो हमने क्या क्या सिलेक्ट करना होता था। ठीक है, पहला आपने यहाँ पे क्या, रियल लिंक HREF आपने इसका सिलेक्ट करना है स्टाइल शीट, और इसके अलावा आपने क्या कहते हैं, अपने रियल इसका सिलेक्ट करना है। वो क्या है हमारे पास, स्टाइल शीट ही आपने लिखना है REL में। ठीक है, आप जो मर्जी अपनी फाइल का नाम बनाओ, लेकिन यहाँ पे अपने REL में वही नाम आपने लिखना है। ठीक है, अब हम इसके बाहर आएंगे। ठीक है, REL। ठीक है, और रिलेशन में क्या है, ये हमारे पास रिलेशन इसके साथ क्या आ रहा है, स्टाइल शीट का आ रहा है। ठीक है, ये आपने इसको सेव किया और देन आप इसको रन करोगे। ठीक है, तो अब इसको रिफ्रेश करेंगे आप, देखिए आपके पास क्या आ गया, इसका बैकग्राउंड कलर आपके पास ब्लू आ गया, इसका टेक्स्ट का कलर आपके पास येलो आ गया, और उसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो भी चेंज होगी। इस तरीके से आप जो है किसी का भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनल स्टाइलिंग। इंटरनल स्टाइलिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर, यहाँ HTML में ही हेड टैग के अंदर ही नीचे यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल का टैग यूज करेंगे। ठीक है, स्टाइल टैग हमने यूज किया, एंटर। अब इसके अंदर जितनी भी हमने जो हमारे पास स्टाइलिंग होगी वो यूज करेंगे। लाइक हमारे पास पी था ना, तो हमने पैराग्राफ टैग, उसके बाद हमने क्या सिलेक्ट करनी थी, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, वही तरीका होगा, बस यहाँ पे हमने आके इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसका कलर अब क्या कर देते हैं, कलर इसका हम रख देते हैं पर्पल, और इसका बैकग्राउंड कलर हम रख देते हैं ब्लैक। ठीक है, ये हमने सेव किया, देन हम इसको रन करते हैं। तो ये अब देखें
चेंज हो गया। एक और बात देखें कि अभी तक हमारे पास जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है इसके साथ लिंक है, लेकिन हमने यहाँ पे इसके साथ इंटरनल भी यूज़ कर दिया। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे ये फ़र्क पड़ा, और आप देखिए पहले एक्सटर्नल उसने रन नहीं किया, जो हमने इंटरनल की हुई थी वो वाली उसने पहले रन किया। ठीक है, ये अपनी बात याद रखनी है, अगर पहले इनलाइन हुई हुई तो पहले वो इनलाइन रन करेगा, बस देन उसके बाद वो प्रायोरिटी देगा इंटरनल स्टाइल शीट को, फिर देन उसके बाद वो प्रायोरिटी देता होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट को। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनलाइन सीएसएस फिर के सीएसएस बैकग्राउंड। ठीक है, कि आप सिंपल बैकग्राउंड का कलर जो है अभी मैं आपको सेट करके भी दिखा चुकी हूँ कि बैकग्राउंड कलर, उसके बाद आप उसका कलर जो है वो स्पेसिफाई कर देते हो। तो नेक्स्ट बैकग्राउंड इमेज के हम बैकग्राउंड पे जो है किसी भी इमेज को भी सेट कर सकते हैं। अब जिस तरह मैं यहाँ पे अपने बैकग्राउंड में जो है एक इमेज जो है वो सेट करें, तो उसके लिए हम अपने VS कोड में आ गए। ठीक है, VS कोड में आने के बाद अपनी स्टाइल शीट में आप होगा, उस स्टाइल शीट में मैं चाहती हूँ कि जो मेरी बॉडी है उसमें क्या हो जाए, बैकग्राउंड जो इमेज है वो क्या हो जाए, उस पर एक इमेज लग जाए। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड इमेज कॉमा URL, देन उसके बाद ये कॉलन, और उसमें इमेज का जो भी URL होगा आप वो दे। मैंने इंटरनेट से एक इमेज का जो है वो किया, आप लोकली भी अपने फोल्डर के अंदर स्टोर करके आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे अपने VS कोड में आ गई। अब हम आगे जाते हैं। बस ये देखिए मेरे पास जो बैकग्राउंड पे फुल बॉडी जो HTML डॉक्यूमेंट था उसके बैकग्राउंड पे क्या मेरे पास ये इमेज सेट होगी। ठीक है, इस इमेज को सेट करने के बाद हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो भी हम सेट कर सकते हैं। जिस तरह अभी हम यहाँ पे क्या किया, बैकग्राउंड इमेज रिपीट प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत आपके इमेज को अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड पे रिपीट होती जाए तो वो भी आप सेट कर सकते हो। शोइंग द इमेज ओनली वंस द स्पेसिफाई बाय द ओनली बैकग्राउंड नॉन रिपीट प्रॉपर्टी, कि अगर आपने अपनी बॉडी बैकग्राउंड पे जो बॉडी पे वो रिपीट हो रही है, ठीक है आपकी, अब आप चाहते हो कि आपकी जो बैकग्राउंड पे वो इमेज है वो रिपीट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते होते हैं, बैकग्राउंड नॉन रिपीट। ठीक है, यहाँ पे आप बैकग्राउंड रिपीट की जो यहाँ पे आपको मिलेगी, तो यहाँ पे आप वो क्या कर दोगे, नॉन रिपीट। ठीक है, तो वो क्या होगा, जो आपकी इमेज हो रही होगी आपके अगर वो रिपीटिंग पे चल रही है तो नॉन रिपीट हो जाएगी। अभी हमने रिपीटिंग पे लगाई नहीं हुई थी। नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड सेट इमेज एंड नॉट सेट पोजीशन, क्या आप जो इमेज है वो उसकी पोजीशन भी क्या है सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है CSS टेक्स्ट एंड फॉन्ट, कि हमारे पास CSS के टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट, हम किस तरीके से उसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं वो आप देख चुके हैं पहले। फिर इसके बाद CSS कलर। ठीक है, CSS में पता है पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि 3 तरीके से जो कलर है वो हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, हम हेक्साडेसिमल में भी, RGB में भी और सिंपल कलर नेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने अभी किया था वो किससे किया था, बाय कलर नेम से किया था, और बाय मैं इसको RGB से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, RGB। ठीक है, तो GB। ठीक है, ये हमारे पास इसका आ गया। इसके अंदर हम ग्रीन और रेड सब की वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ इसकी यहाँ पे ब्लू, ये इसको भी मैं ब्लू देती हूँ, इस वाले ग्रीन को भी। ठीक है, ये इसकी भी मैं यहाँ पे ब्लू सेट कर देती हूँ, और ये भी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये कौन सा कलर जो है वो बन कर आता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये ब्लैक कलर बन गया। ठीक है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन से कलर बनाए जाते होते हैं। ठीक है, विद प्रैक्टिस आपको ये कलर्स बनाने आ भी जाते हैं। फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि टेक्स्ट को हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, अपर केस में, लोअर केस में, कैपिटल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, हम पैराग्राफ को किस में कहते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, ये सिंपल आप आए, हमने ये पैराग्राफ लिखा था ना। ठीक है, इस पैराग्राफ में यहाँ पे हम इसकी टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, सिंपल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और मैं चाहती हूँ ये किस में हो जाए, लोअर केस में हो जाए। ठीक है, सारा का सारा जितना भी मैंने लिखा है। ठीक है, ये हम इसको सेव करेंगे, तो अब आप देखें कि आपको सारा किस में टेक्स्ट आ रहा है, लोअर केस में आ रहा है। अब मैं दोबारा चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, लोअर केस में मुझे शो हो। ठीक है, तो अपर केस में मेरे पास जो टेक्स्ट है वो सारा मुझे शो हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, मैं अपर केस लिख दूंगी। ठीक है, तो मेरे पास जितना भी टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, अपर केस में जो है वो लिखा हुआ शो होगा। ये देखिए इसी तरीके से हम कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, कि यानी कि हर वर्ड का जो पहले लेफ्ट है उसको क्या कर देते हैं, कैपिटल कर देते हैं। टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन, ये कहते हैं इन CSS the text identification property is used to specify the identification of the first line of the text, यानी कि आइडेंटिफिकेशन यानी कि लाइनों के दरमियान जो कितना स्पेस होनी चाहिए वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। CSS फॉन्ट के CSS फॉन्ट हमारे पास फैमिलीज कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है, एक होती है जेनेरिक और एक होती है फॉन्ट फैमिली होती है। जेनेरिक फैमिली अ ग्रुप ऑफ फॉन्ट फैमिलीज विद अ सिमिलर लुक। ठीक है, वो जैसा sans serif होगी, ठीक है, मोनोस्पेस, ये वो होती हैं जो कि सिम में सबके इसके अंदर जितने भी टाइप्स आ रही होती हैं उनको सेम लुक होगी। और जिसके अलावा जो फॉन्ट फैमिली इस तरह हम यूज करते हैं, टाइनी रोमन्स, एरियल, इन सब की क्या होते हैं, अलग अलग लुक्स होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
फ़ॉन्ट फैमिली ये वाली यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली। जैसा हम यहाँ पर मैंने अगर आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने क्या ये एक फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ की हुई है, ठीक है, कि 3 फ़ॉन्ट फैमिली मैंने ये इस तरीके से सिलेक्ट की हुई है, ये इस तरीके से सिलेक्ट होती है। फिर इसके बाद आता है ये टेबल आपको दिया हुआ कि कौन सी फ़ॉन्ट फैमिलीज होती हैं, सेरिफ sans serif पे आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इस एक फ़ॉन्ट फैमिली आपको सिलेक्ट करना बताया होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर इसके बाद CSS फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है, हमारे पास फ़ॉन्ट के कितने तरह के स्टाइल होते हैं। एक स्टाइल होता है हमारे पास नॉर्मल और एक होता है इटैलिक, ठीक है, आप नॉर्मल लिखना चाहते हो, इटैलिक लिखना चाहते हो, इसी तरह फ़ॉन्ट स्टाइल कोलन नॉर्मल, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई कि आपने हर लाइन के CSS की एक प्रॉपर्टी लिखने के बाद उस लाइन के बाद आपने क्या डालना है, टर्मिनेटर डालना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने प्रॉपर्टी लिखनी है और आपने क्या डालना है, टर्मिनेटर डालना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ये एक प्रॉपर्टी लिखी और ये आप हटा दो तो ये देखो ये क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है। आप क्या डालोगे, आप टर्मिनेटर डालोगे यानी कि सेमीकोलन डालोगे, नेक्स्ट आप अगली लाइन तब शुरू करोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे फ़ॉन्ट साइज़ भी एक्सप्लेनेशन होगी। फिर इसके बाद आता है हमारे पास क्या कहते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल्स। हमारे पास 3 तरह के यूनिट होते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव साइज़ होता है, ठीक है, 2 तरह के साइज़ होते हैं। एब्सोल्यूट साइज़ क्या होता है, एब्सोल्यूट साइज़ सेट्स द टेक्स्ट टू द स्पेसिफिक साइज़, ठीक है। एब्सोल्यूट यानी कि हम टेक्स्ट को एक स्पेसिफिक साइज़ में पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। डज नॉट अलाउ द यूजर टू चेंज द टेक्स्ट साइज़ इन ऑल ब्राउज़र, यानी कि जो हम सिलेक्ट कर देंगे वो किसी भी ब्राउज़र में जाके फिर चेंज नहीं होगा, ठीक है। और रिलेटिव साइज क्या होता है, सेट द साइज रिलेटिव टू द सराउंडिंग एलिमेंट, ठीक है, कि वो रिलेटिव अगर हमने अपने किसी का भी सेट का जो फॉन्ट साइज है वो रिलेटिव रख लिया तो फिर वो क्या करेगा कि जो उसके आगे पीछे के जो एलिमेंट होंगे उनसे रिलेट करके वो अपना जो फॉन्ट साइज है वो सेलेक्ट किया करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, ऑलवेज यूज अ प्रॉपर HTML टैग लाइक हेडिंग टू हेडिंग, ठीक है, यानी ये बोला गया कि अगर आप हेडिंग लिखना चाहते हैं तो प्रॉपर टैग यूज करें, आप हेडिंग टैग यूज करें उसके लिए, यानी कि पैराग्राफ में लेके उसको फॉन्ट साइज आप बड़ा कर देंगे, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। सेट फॉन्ट साइज विद पिक्सल, कि आप फॉन्ट साइज को पिक्सल्स के साथ सेट कर सकते हो, कि पिक्सल के यूनिट में सेट कर सकते हैं। एक और यूनिट होता है हमारे पास EM, ठीक है, जिसको EM जो यूनिट होता है ये EM साइज यूनिट इज रिकमेंडेड बाय द WCC स्कूल। ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो पिक्सल्स में यूज़ करते हैं या फिर परसेंट में यूज़ करते हैं। EM जो होता है हमारे पास बहुत कम यूज़ होता है। अब ये भी बताया गया 1 EM इज इक्वल टू द करंट फॉन्ट साइज, ठीक है, जो हमने अपनी डॉक्यूमेंट का करंट फॉन्ट साइज रखा हुआ होगा वो 1 EM उसने की इक्वल होगा। जिस तरीके से एक बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में हमारे पास एक फॉन्ट साइज कितना होता है, 16 होता है ना, तो यानी कि 1 EMF कितने के इक्वल होगा, 16 पिक्सल्स के इक्वल होगा, ठीक है। द डिफॉल्ट साइज ऑफ द 1 EMF इज 16 पिक्सल्स, ये भी आपने बात याद रखनी है, MCQs के लिए पूछी जा सकती है। और पिक्सल्स एक 1 EMF कितने के इक्वल होता है, पिक्सल्स डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप पिक्सल्स के साइज को किसी भी कैलकुलेट ये कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सेट फॉन्ट साइज विद पिक्सल, कि आप फॉन्ट साइज को पिक्सल के जरिए भी सेट कर सकते हो, ठीक है। और जिससे कि और एक 2 यूनिट और भी आप यूज कर सकते हो, एक परसेंटेज और EM, ठीक है। परसेंटेज जैसा फॉन्ट साइज 100% आप यूज कर सकते हो, या फिर फॉन्ट साइज 2.5 EM, फॉन्ट साइज EM में भी आप इसके यूनिट को स्पेसिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है CSS लिंक, ठीक है। लिंक हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, किसी भी एक का एड्रेस देने के लिए हम CSS में लिंक भी एंकर टैग यूज करते थे, याद होगा आपको, ठीक है। अब उनकी जो हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। उसी तरह एंकर टैग के हम किस तरीके से एक हम यहाँ पे अपने HTML डॉक्यूमेंट में जाते हैं और यहाँ पे हम एक जो है बॉडी टैग के अंदर एक हम एक एंकर टैग बनाते हैं, ठीक है। हमने एक बना लिया एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग हम स्टार्टिंग, यहाँ पे आप ऊपर एक एंकर टैग का क्लोजिंग टैग आप ऊपर बनाओ दिस, और ये आ गया आपके क्लोजिंग टैग, ठीक है। ठीक है, ये एक हमने एंकर टैग लिख दिया जिसको हम कह देते हैं कि ये हमारा एक बटन है, ठीक है। मैंने इसको एक बटन बना दिया अपना, ठीक है। बटन बनाने के बाद मैं क्या कह देती हूँ, ठीक है, हाँ सॉरी, मैं ये इसको बटन भी अब छोड़ें, बटन के क्योंकि बटन टैग के लिए हम अलग बटन टैग यूज़ करते होते हैं, ठीक है। आपने एक लिंक लिया, इसकी मैं लिख देती हूँ ये हमारा एक लिंक है, ठीक है। अब इस लिंक के अंदर हम यहाँ पे भी एक हैश दे देते हैं ताकि वो उसको लगे कि हमने एक लिंक दिया हुआ, ठीक है। अब अपने एंकर टैग को यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे इसका href जो है वो हम दे देते हैं, ठीक है। href हमने दे दिए, ठीक है। href में अभी हम कोई इसको लिंक नहीं देते, ठीक है, जस्ट हमने इसको लिखा क्योंकि हमने अभी स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। ये हमने लिखा, सेव किया। अब एंकर टैग को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल में हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है।
ए आपने किया इस तरीके से, आपने इसका लिखा और अब इसकी क्या कर दो, आप स्टाइलिंग कर दो। मैं चाहती हूँ कि इसका जो हम बैकग्राउंड कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम सेट कर सकते हैं, पहले हम उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये हमने पढ़ा था, कोई भी लिंक होता है तो वो एक्टिव होता है, तो उस पर हम क्या करते हैं, विजिटेड होता है, होवर होता है, ये हमारे पास हमने पढ़ा था। अब टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी क्या करती है, कोई भी लिंक होता है उसके नीचे आपने पढ़ा था कि वो अंडरलाइन होता है, तो आप अगर चाहते हो कि आप उसकी जो डेकोरेशन है वो नन कर दो, यानी कि आपके लिंक के नीचे अंडरलाइन शो ना हो, ठीक है। जिस तरीके से अभी हम जाएँ तो हम अपना देखते हैं ये, ठीक है, एंकर टैग है, ठीक है। ये हमारे पास हमने ये अपना ये स्टाइल शीट में एक बनाया लिंक टैग, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जस्ट लिंक लिख देते हैं, ये हमारा एक लिंक है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ उस लिंक के नीचे, अभी मैं इसको देखे अगर मैं रन करूँगी तो इस लिंक के नीचे क्या आ रही है, ये अंडरलाइन आ रही है। मैं चाहती हूँ ये अंडरलाइन ना आए, उसके लिए मैं क्या करूँगी, अपने जो CSS है उसके अंदर मैं जाऊँगी और CSS के अंदर जाके मैं क्या कर दूँगी, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी क्या करेगी, हम सेट कर सकते हैं कि उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन हम किससे कर सकते हैं, उसके डैश लाना चाहते हैं, डॉटेड लाइन लाना चाहते हैं, उसके अंदर हम लाइन थ्रू, उसके अंदर से लाइन गुजरे वो हम लाना चाहते हैं, या फिर नन करना चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि उसकी कोई लाइन ना हो, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नन कर दिया, ठीक है। तो देन अब मैं इसको रन करती हूँ तो देखिए इसके नीचे कोई भी अब लाइन नहीं आ रही। इस तरीके से आप इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को भी आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका बैकग्राउंड कलर, कि आप उसका उसी तरीके से उस लिंक का जो है वो आप बैकग्राउंड कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप पढ़ चुके हो और ये देख चुके हो। अब आ जाते हैं CSS लिस्ट। हमने पढ़ा था 2 तरह की लिस्ट हमारे पास होती हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब CSS प्रॉपर्टी से सेट अ डिफरेंट लिस्ट आइटम मार्क फॉर दैट लिस्ट ऑर्डर, ठीक है। ये आपके पास पढ़ लीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है लिस्ट इन HTML, ठीक है। 2 तरह की लिस्ट होती हैं, ये भी पढ़ चुके, एक ऑर्डर होती है और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब एक ऑर्डर लिस्ट की अगर हम लिस्ट टाइप, हम ये ऊपर हमने पहले इनलाइन स्टाइलिंग में यूज़ किया था, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ ही करके। अब सिंपल आप उसी को अलग से स्टाइल शीट बनाओगे और उस अलग स्टाइल शीट के अंदर अब आप क्या कर दोगे, उसकी स्टाइलिंग कर दोगे, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। एज एन इमेज एज अ लिस्ट इट मार्कर, ठीक है, ये आप सब कर चुके हुए हो। उसके बाद है CSS टेबल, ठीक है। आप जो टेबल बनाते हो, ठीक है, उस टेबल को आप CSS की मदद अलग स्टाइल शीट में भी उन टेबल की स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से हमने ये देखा था कि हम इसका बॉर्डर जो होता है वो क्लैप्स कर सकते हैं, हम उसके बॉर्डर को कलर दे सकते होते हैं, तो वो हम प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको करके दिखाती हूँ, क्या लिया अपने HTML डॉक्यूमेंट में एक क्या बना लिया, टेबल बना लिया, ठीक है। टेबल बनाने के बाद मैं उसकी स्टाइल शीट में आती हूँ और मैं क्या करती हूँ, उसकी डिफरेंट जो है स्टाइलिंग करती हूँ, ठीक है। मैं पहले एक टेबल, अपने टेबल जो टैग है, ठीक है, मेरा सिलेक्टर इसमें इस वक्त क्या होगा, मैं चाहती हूँ फुल टेबल टैग, ठीक है। इस टेबल टैग का क्या हो जाए, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ पहले हम इस टेबल टैग की सेट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे टेबल्स टैग की मैं एक बॉर्डर सेट कर देती हूँ, ठीक है। पहले तो हम बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। बॉर्डर मैं रखती हूँ अपना जो है बिलफर्ज में 4 पिक्सल्स का अपना बॉर्डर रख देती हूँ, ठीक है, कि इतना मोटा मेरे पास बॉर्डर होना चाहिए। और कलर क्या हमारे पास होना चाहिए उसका, यहाँ पे हम सेट कर देते हैं बॉर्डर और उसका कलर हम रख देते हैं रेड, ओके। एंड देन उसकी हम लोग बस अभी ये हम प्रॉपर्टीज़, 2 प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी यूज़ की है, ठीक है। हम इसको रन करते हैं तो इसको रिफ्रेश करें, ओके। तो मैं अपने इधर CSS के अंदर मैं अपने जो है वो टेबल टैग के अंदर डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं डालती हूँ, ठीक है। लाइक मैं अपने टेबल की विड्थ सेट कर देती हूँ, मैं उसके मार्जिन, ठीक है, मार्जिन के बारे में आप अभी नहीं जानते, उसको हम कट कर देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बॉर्डर को मैं क्या करती हूँ, तो क्लैप्सन जो हमने किया था, और बैकग्राउंड कलर इसका वाइट में सेट करती थी। वाइट के बजाय मैं कुछ और सेट करती थी ताकि आपको वो कुछ विजिबल हो सके। लाइक मैंने इसका कलर जो है वो रेड सेट कर दिया, ठीक है। मैं इसको सेव करती हूँ एंड देन मैं जाके देखती हूँ तो देखिए इस फुल का बैकग्राउंड कलर सेट हो गया और फुल विड्थ इसकी हमने टेबल की भी सेट कर। ये सब सेट करने के बाद आप और जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो भी कर सकते हो। लाइक आप उसका बॉर्डर क्लैप्सन प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, आप टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर सकते हो। और ये नेक्स्ट जो आपका जितना भी आगे आपका नेक्स्ट CSS बॉक्स मॉडल स्टार्ट हो रहा है जी, हम नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे। और जितना भी हमारे पास रहता है CSS का, ठीक है, वो आगे हमें आने वाले नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो CSS को भी हम कंप्लीट कर देंगे। अभी तक जो आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है वो सब क्या था, पहले हमने अपने जो CSS की जो टाइप्स हैं वो हमने पढ़ी थी, ठीक है, कि हमारे पास 3 तरह की CSS की टाइप्स होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है, और इनलाइन स्टाइलिंग हमारे पास होती है, ठीक है। ये हमें ऊपर आपको एक दफ़ा जाके
दिखा देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पड़ी थी कि हम बैकग्राउंड का जो कलर है वो सेट कर सकते हैं। CSS में बैकग्राउंड में हम इमेज को सेट कर सकते हैं बाय बैकग्राउंड इमेज कॉलन URL हम जो लिखेंगे और उसके अंदर हम लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास हमने पढ़ा था CSS टेक्स्ट फॉन्ट के टेक्स्ट और फॉन्ट हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। हमारे पास CSS में 3 तरीके से कलर सेट कर सकते हैं हम लोग, किस हेक्साडेसिमल में, RGB में और बाय नेम हम सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि हमारे पास जो इसका जो टेक्स्ट होता है हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अपर केस में भी कर सकते हैं, लोअर केस में भी, और कैपिटलाइज कर सकते हैं। इंडेंटेशन यानी कि आप जो लाइन है उनके दरमियान जो फासला है वो भी दे सकते हैं टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी के जरिए, ठीक है। टेक्स्ट फॉन्ट के हमारे पास 2 तरह की फॉन्ट फैमिलीज होती हैं, एक होती है जेनेरिक और एक होती है फॉन्ट फैमिली आपके पास होती है। नेक्स्ट उसके बाद है फॉन्ट फैमिली के बाद CSS फॉन्ट स्टाइल के हमारे पास 3 तरह के फॉन्ट स्टाइल होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है इटैलिक और एक होता है ऑब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम चलते हैं CSS साइज के। हम साइज को 3 तरह के यूनिट में हम 2 तरह का सेट कर सकते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट साइज और एक होता है रिलेटिव साइज। एब्सोल्यूट यानी कि आपको जो ब्राउजर में आप एक दफा सेट कर दोगे तो किसी भी ब्राउजर में जाके चेंज नहीं होगा। रिलेटिव यानी कि वो अपने आसपास के एलिमेंट के हिसाब से अपना क्या होगा, साइज जो है वो सेट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जाते हैं फॉन्ट साइज, जो हम होता है पिक्सल में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम EM में सेट कर सकते हैं और एक है हम अपने % में भी फॉन्ट साइज जो है वो सेट कर सकते हैं। CSS लिंक यानी कि आप अपनी जो लिंक है उनका कलर, उनकी डेकोरेशंस, वो दोनों चीज़ें भी उनके बैकग्राउंड कलर और डिफरेंट तरीके से आप सेट कर सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी यानी कि आपको जो अंडरलाइन होती है लिंक के, आप उनको रिमूव करना और ऐड करना या फिर कोई और स्टाइल आप अपना देना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर आप पढ़ चुके हुए हो। CSS HTML लिस्ट यानी कि आप अपनी लिस्ट पे किस तरीके से आप अपनी जो है डिफरेंट तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेबल में आप किस तरीके से अपनी स्टाइलिंग कर सकते हो, बैकग्राउंड बॉर्डर कलर्स और वो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। ये सब आपको प्रैक्टिस से भी आएगा, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ जस्ट आपका एक दफ़ा देख लोगे, आप अपने हैंड से खुद प्रैक्टिस करोगे तो देन आपको वो ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ जो है वो समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।